हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने 7 क्लास हैं आपकी बायोलॉजी की हैं। बायो के हमने 7 क्लास कर लिए हैं। आज हमारी जो अगली क्लास रहेगी 8वीं जो क्लास रहेगी या फर्स्ट जो क्लास रहेगी केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी 8वीं वैसे 8वीं हमारी 8वीं क्लास है। और जो फर्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो आपकी केमिस्ट्री की रहेगी। तो केमिस्ट्री के अंदर हम जो बेसिक क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। साइंस के अंदर जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये हमारे एसएससी एसपीएससी के जो एग्जाम है उसके अंदर काम आने वाले है। उसके बाद में DRRR भी है, केवीएस है, एनवीएस है, रीट है, आरपीएससी है, ये यूपी है, बिहार है, या एसएससी है, या रेलवे है, जीडी है। किसी प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर भी साइंस आती है तो सभी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि जो भी आप एग्जाम देंगे उसके अंदर आपके काम आएंगे क्वेश्चन। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी प्रकार से देखें तो अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी जैसे हरियाणा के जो भी एग्जाम आए हुए हैं जैसे एचपीएससी के, टीजीटी पीजीटी के, एचसीएस का है, या सीईटी बेस पे जो ग्रुप सी और डी के जो मेंस के एग्जाम है, या फिर डी का जो आपका सीईटी बेस पे एनटी एग्जाम लेगी, तो उन सभी के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। तो अच्छी प्रकार से आप तैयारी करें तो आपके एग्जाम लगभग एग्जाम क्लियर होंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ से अगर जैसे बायोलॉजी की हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं और जैसे आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री की है। तो ये क्लास है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। जैसे अगर एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो उनमें से मैं मान के चलता हूँ कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको इन वीडियो में से देखने को मिलेंगे। 101% आप खुद भी देख लेना, पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ, तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करें। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टीचिंग है, नॉन टीचिंग की, वो भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। उसके साथ साथ में जो आपकी क्लासेज भी कर रखी मैंने स्टार्ट, हिंदी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का कंटेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा आप। और उसके बाद में आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके ऊपर आपको सब कंप्लीट हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए उसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। अभी जो हमें साइंस के ऊपर, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के ऊपर जो भी है क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास में लगभग 77 पेज की PDF है। तो इसमें से मैंने आपकी जो बायोलॉजी के आपके 7 क्लासेज मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आपकी बायो की 7 क्लासेज करवा दी हैं। लगभग 21 पेज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपके, ठीक है। अभी आज हम 22वां पेज है उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो हमारी आज केमिस्ट्री की जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। केमिस्ट्री जो आपकी रहने वाली है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हमने पढ़ लिया है। तो हिंदी के अंदर हम इसको रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो भी हम डेली की जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर आप देखते चलें। जैसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो डेली रूटीन में हम देखते हैं तो वही चीज़ें इसके अंदर होगी। बायो के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? वो होता प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनके अंदर मिलता है एक ही प्रकार का जो आपका है तत्व। जो प्रकार प्राकृतिक होते हैं उसके अंदर एक ही प्रकार का मिलता है, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं एक ही प्रकार के, ठीक है। जो कृत्रिम है वो अलग अलग प्रकार के उससे मिलकर बनता है, लेकिन जो प्राकृतिक होते हैं वो एक ही, उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। उसके बाद वायु क्या है? वायु है भाई मिश्रण है भाई। वायु क्या है? मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार की गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितनी भी है, फास्फोरस, सभी प्रकार जो गैसें हैं वो आपकी किसके अंदर प्रेजेंट है? वायुमंडल के अंदर, वायु के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक मिश्रण है। अमोनिया है रासायनिक यौगिक। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया है वो आपका क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। उसके बाद हीरा है डायमंड है। हीरा है जिसको डायमंड बोलते हैं, ये आपका तत्व है। क्या है? तत्व है। ये क्या है? आपका कार्बन का अपरूप है भाई, ठीक है। अपरूप, ठीक है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक तो हीरा है और दूसरा है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट 2 इसके वो हैं एलोट्रोपिक फॉर्म है आपकी इसकी कार्बन के, ठीक है। कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्या है आपकी? एक तो हीरा है, डायमंड है और एक ग्रेफाइट है, ठीक है।
ये जो ये हीरा होता है, जो आपका डायमंड होता है, ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति आपका वो होता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति ये वो नहीं होता। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और हीरे में से नहीं होती। हीरे में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी पास नहीं होती, और ग्रेफाइट होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हीरा जो आपने देखा हो, जो आपके जो पहनने के जो जवाहरात बनते हैं उनके अंदर यूज होता है, जैसे जो आपके डायमंड की जैसे रिंग है उसके अंदर ये सोने के अंदर वो डाल के ये वो होता है, ठीक है। तो ये जैसे हीरे का एक मोती के टाइप में, जैसे ये हमें कोयले की जो खदानों से मिलता है। और उसके बाद भी जो ग्रेफाइट होता है, जो हम पेंसिल यूज करते हैं, छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड के जो यूज़ करते हैं अपने लिखने के लिए, जो पेंसिल यूज़ करते हैं हम भी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक यौगिक है। इसमें क्या है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जो जल होता है उसमें एक जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक अगर पदार्थ मिल जाते हैं तो किसी भी अनुपात मिला दो भाई, कम ज़्यादा जैसे भी होगा, लेकिन उनके मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिश्रण मिलेगा। मिश्रण क्या हो, दो या दो से ज़्यादा जो अगर कोई पदार्थ मिलते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं उपधातु, ठीक है। तो धातु और उपधातु के गुण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं उपधातु। धातु होती है आपकी मेटल होती है, धातु को मेटल बोलते हैं इंग्लिश में। तो मेटल आपकी होती है वो क्या होती है, कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी हीट, ठीक है। और ये होते हैं आपके अधातु होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये आपकी इंसुलेटर होती हैं, अधातु होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो गैसेज हैं वो भी लगभग अधातु के अंदर ही आते हैं। उसके विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है यौगिक। जो विरंजक चूर्ण है ये आपका ब्लीचिंग जो पाउडर है वो आपका क्या है, यौगिक है भाई। जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग जो पाउडर है वो आपका क्या है, यौगिक है। उसके बाद बारूद होता है, बारूद जो होता है वो आपका क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे बम बनाने के लिए यूज करते हैं, रॉकेट, वो हमारा मिश्रण होता है। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी, डाल्टन ने की थी। परमाणु जो सिद्धांत की जो खोज की थी वो डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु के जो नाभिक होता है भाई, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सी है मतलब कूलम, ठीक है। -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। परमाणु विद्युतीय होते हैं, उदासीन होते हैं। जो परमाणु विद्युतीय होते हैं वो होते हैं आपके उदासीन रूप से होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी थॉमसन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये मैं जो बता रहा हूँ थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो खोज की थी थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो थी गोल्डस्टीन ने। यानी जो आपके परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में जो आपके इलेक्ट्रॉन जो खोज की थी वो की थी आपकी थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन की जो खोज की थी वो आपकी की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। उसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो आपका बोस, ठीक है। जेसी बोस है, उसका नाम है आपके एक मूल कण के यानी बोसोन्स के नाम पे जुड़ा है। तो जो जेसी बोस जो खोज की थी, तो बोस भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम एक मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वो बोस है, ठीक है, जेसी बोस। उसके बाद न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी आपकी चैडविक ने। जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी वो की थी आपका चैडविक ने की थी। किसने की थी, न्यूट्रॉन जो खोज की थी वो आपका चैडविक ने की थी भाई। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियड होते हैं, न्यूक्लियड इर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जो न्यूक्लियड होते हैं, जो उसका अंदर जो होता है हिस्सा, उसकी जो गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करता है,
ठीक है। परमाणु जो का रासायनिक जो व्यवहार है वो उसके जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जो घूम रहे हैं, जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई किस प्रकार को व्यवहार करता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। यानी किसी परमाणु के में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन, यानी इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो परिक्रमा कर रहे हैं तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो आपकी होती है सदा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद में परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12, ठीक है। तो परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो क्या माना जाता है, कार्बन 12 यानी कार्बन 12। उसके बाद न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। जो न्यूक्लियस की जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है ना वो सदा उसके जो परमाणु क्रमांक होता है उससे अधिक होती है। उसके बाद स्थायी नाभिक, ठीक है, हल्का A+10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है। जो स्थायी नाभिक होते हैं ना, जो कॉन्स्टेबल जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, तो उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तभी तो वो न्यूट्रल होगा, तो तभी तो वो स्थायी होगा। अगर वो न्यूट्रल ने उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या अगर उसके अंदर सेम नहीं होगी और वो स्थायी नहीं होगा तो वो रोटेट करेगा या फिर किसी के साथ में जो मतलब संबंध उसका वो उसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। उसके बाद अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अनिश्चितता हाइजेनबर्ग, ठीक है। जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो हाइजेनबर्ग ने किया है। किसने किया है, हाइजेनबर्ग ने किया है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, वो अल्फा कणों की सहायता की थी। नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी और किससे की थी, अल्फा कणों से की थी, ठीक है, अल्फा कणों से की थी। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं ना तो वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या के अंदर निर्भर करते हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके हर एग्जाम के अंदर जिसके अंदर साइंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान, MP, UP, जहाँ से भी ऑल इंडिया लेवल या विदेश के अंदर कहीं से भी जहाँ पे जो एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर साइंस पूछे जाते हैं तो उनके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके क्वेश्चन। उसके बाद मेसान के खोज करता है युकावा, ठीक है। जो मेसान है उसके खोज करता है वो क्या है, युकावा है भाई। उसके बाद रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। जो रासायनिक तत्व है उसके अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम है, जो मैग्नेटिक क्वांटम की संख्या का जो संबंध है वो आपका चक्रण से है, जो चक्कर लगाते उससे है भाई। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इसका निर्धारण करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कोई परमाणु क्रमांक 20 है वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का विन्यास है वो किस प्रकार से होगा, 2 8 8 2, ठीक है। तो 2 8 8 2, ठीक है। तो फर्स्ट से उसके अंदर आ गया सर्कल के अंदर आपके 2 फिर 8 फिर 8, तो इस हिसाब से आएंगे, ये प्रोसेस होता है इसका। उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए है, वो जैसे 2 8 8 2 वाला, ठीक है। संरूपण धातु यानी दूसरी धातु के साथ में जो कॉन्टेक्ट करने वाला वो है। सप्रण पत्थर गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, अल्फा। जो गोल्ड जो शीट है उसके ऊपर जो स्वर्ण पत्थर मॉडल है वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो उसने क्या किया था कि स्वर्ण पत्थर मॉडल में उसमें क्या कहता है जो गोल्ड फॉयल थे उसके ऊपर इन्होंने जो अल्फा किरणों की वो है बौछार करके, तो तभी रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने बनाया था। उसके बाद जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें विपरीत चक्कर पाया जाता है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्कर पाया जाता है भाई। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है,
ये किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, वो आपकी 8 हो सकती है भाई। उसके बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 6 है। परमाणु भार है वो 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं भाई 6 होते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या Z तथा एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो आपकी Z होती है भाई। परमाणु की संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है आपकी वो Z होती है। तत्व यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या होती है, वो होती है 92 में, ठीक है। तो ये आपके प्रोटॉन है, ठीक है भाई। उसके बाद में सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी, वो होगी आपकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 11, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोटॉन होंगे वो न्यूट्रॉन होंगे वो आपके 12 होंगे, ठीक है। और जो आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी वो आपकी 11 होगी। कैसे है? आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 11, ठीक है। परमाणु जो द्रव्यमान है इसमें से जैसे इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो वो आपके क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और जो प्रोटॉन है वो आपके 11। उसके बाद ये यूरेनियम है आपका 238, ठीक है। 2 हो गए, एक तो 35 है, एक 38 है। तो इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो आपकी होगी कितनी होगी? 146, ठीक है। उसके बाद में किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित जो सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन है वो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत अगर लेके चले तो एक तत्व का जो परमाणु भार है वो भिन्न हो सकता है। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद में किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है यानी 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 18 होगी। उसके बाद किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इनमें तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी होगी? 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणावेशित ऋणात्मक में प्रोटॉनों की जो संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उससे क्या होगी? कम होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? यानी नाभिक की जो खोज की थी वो किस नाभिक की खोज में कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्थर मॉडल बोला जाता है। उसके अंदर जब वो अल्फा कणों की जो बौछार की थी तो उसमें क्या था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना छेद के पार करके चले गए थे। यानी बिना छेद किए वो क्या कहते हैं? बिना पन्नी को बिना विक्षेपित किए उसके अंदर बिना वापस जाए वो सीधे उसके जो बिना वो छेद किए उसके अंदर से पार निकल गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण के द्वारा। कैसे? अगर तत्वों की कोई प्रकृति देखनी है तो इलेक्ट्रॉन का जो विन्यासकरण है वो प्रोग्रेस 2 8 8 करके चेक करके हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, किसके साथ संबंध बनाएगा। तो वो होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसका प्रकृति के बारे में। किसके निर्भरता में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? वो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करती है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? वो हेनरी बेकवेरेल ने की थी। किसने की थी? रेडियो सक्रियता की जो खोज किस वैज्ञानिक की थी? हेनरी बेकवेरेल ने की थी। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियो जो धर्मी पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। तीनों प्रकार के अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के जो कण हैं वो उत्सर्जित करते हैं। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? वो की थी आपके रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा की, ठीक है, अल्फा और जो बीटा की जो खोज की थी वो की थी आपकी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? वो भी रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा, बीटा और गामा तीनों की खोज वो किसने की थी? आपकी रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद अल्फा किरणें हीलियम आयन होती हैं, हीलियम He+ आयन होते हैं। क्या होती हैं? जो अल्फा किरणें होती हैं वो कहती हैं हीलियम
हीलियम प्लस प्लस जो आयन है आयन होते हैं। उसके बाद बीटा जो किरण होते हैं ऋणात्मक आवेशित कणों से है, ठीक है। तो बीटा होती है वो कहते हैं ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। किस में ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरणों में ऋणात्मक आवेशित कणों से है, ठीक है। और जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है वो गामा किरणों में होता है। उसके बाद गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। यानी जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उन द्वारा उत्सर्जित यानी छोड़ी गई उच्च ऊर्जा, जिसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा युक्त है, वो किरणें होती हैं। नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वो होगा बोरान का। तो नाभिक विखंडन होता है के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित यानी नाभिक विखंडन होता है जब जैसे न्यूट्रॉन जो होता है तो उससे क्या होता है एक दूसरे होते बढ़ते बढ़ते 1 से 3 से वो इस प्रकार से उनकी बढ़ोतरी होती है। तो उसको रोकने के लिए जो शोषण करने के लिए जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लें ताकि आगे जो उसका प्रोसेस रुक जाए, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बोरान का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरान का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 1122 से 1 बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाला जो पदार्थ है वो मैग्नीशियम बनता है, ठीक है, Mg बनता है। जो आपका सोडियम है 1122 से 1 बीटा जो उत्सर्जन करने के बाद बनने वाला जो पदार्थ है वो आपका मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले भाई, सभी एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी एकसारता की दर है अपरिवर्तित रहती है। अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की जो मात्रा है को दोगुना भी कर दिया जाए तो रेडियो जो धर्मी है सारता की जो दर है वो अपरिवर्तित रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। एक रेडियो एक्टिव जो उनकी अर्ध आयु है 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का अक्षय होने में समय लगेगा 8 महीने का लगेगा। यानी एक जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है कि उसकी अर्ध आयु आधी आयु उसकी 4 है भाई, ठीक है। अगर उसके 3/4 भाग को अक्षय होने ख़त्म होने में समय लगेगा, उसके अंदर लगेंगे भी 8 महीने, ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, वो किया जाता है जब पृथ्वी की आयु है कभी कितनी आयु है पृथ्वी कितने टाइम पहले है तो उसके यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। भी जो उसकी आयु के बारे में अगर पता लगाना है पृथ्वी की तो वो यूरेनियम डेटिंग की सहायता से पता लगाए। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निदान होता है? जीवांश की आयु का। जीवांश है उसकी आयु का पता लगा किससे लगाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निदान होता है? जीवांश की आयु का। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वो क्या था? ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? परमाणु जो बम का आविष्कार किया था वो किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पे। परमाणु जो शक्ति सिद्धांत होता है वो किस पे करता है? विखंडन पे करता है भाई। विखंडन मतलब टूटने पर, ठीक है, तो टूटता रहता है। तो परमाणु जो संयंत्र होते हैं वो उसके अंदर क्या प्रोटॉन है वो टूटते रहते हैं, जो उसके ऊपर करते हैं तो वो उससे 1 से 2 से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया परमाणु जो विस्फोट होता है विखंडन होता है तो उसके अंदर एक से प्रोटॉन जैसे 3 निकले, 3 से फिर उसके बाद में 9 निकले, इस प्रकार से विखंडन इसका होता है। उसके बाद किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? वो विखंडन अभिक्रिया से बताया था ना, क्योंकि वो बढ़ते चले जाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा वो दूर तक फैलती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संयलन से होती है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संयलन से होने की विखंडन थी। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। नाभिकीय संयलन होता है सूर्य के अंदर, ठीक है, न कि विखंडन। विखंडन में टूटना फैलना, लेकिन उसके अंदर एक दूसरे जुड़ने का काम होता है। संयलन होता है जुड़ना, तो उसके अंदर जुड़ने का काम होता है न कि टूटने का। तो उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संयलन से आपकी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी 22, 23, 24, ठीक है। तो 3 हमने आज पढ़ लिए केमिस्ट्री के आपके पेज पढ़ लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर आगे है जो उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में
जितनी वीडियो हैं आप उन सभी वीडियो देखें। अभी आपकी बायो की भी होगी हैं, केमिस्ट्री की आपकी स्टार्ट करती हैं, तो आपके जल्दी एग्जाम से पहले मैं जल्दी इसको निपटा दूंगा। तो आपकी टीजीटी का जो साइंस का है, कोई भी जो टीजीटी का साइंस का पीजीटी का सभी एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आपने दिल से वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।